Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 16 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया को हम कर रहे हैं अपने पास, और ये हमारी रमेश सिंह है बुक, और हम इसी को पूरा कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक टॉपिक रह गया था हमारा OECD का, वो आज हम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसको मैं बुक से नहीं कर रहा हूँ, बुक में पता नहीं बहुत अजीब तरीके से दे रखा है, मैं आपको अपने नोट्स में से करवाऊंगा। ठीक है, तो नोट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये रहे, ये लो OECD, और बहुत मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे कोई भी हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो वो हमारे सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। आप अपने पास टेलीग्राम पे जाओ, इसको टाइप करो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और इनकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। दोस्तों पहले मैं ये बात करता हूँ, ये आखिर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने पास कि वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड नेशंस है, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो सर ये बताओ, अभी तक ये पहली ऐसी कॉर्पोरेशन है या पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री ही आए हैं? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले डेवलप्ड डेवलपिंग दोनों आते थे, बट अभी ये सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, और बहुत बड़े लेवल पे है। ऐसे नहीं कि 2-3 कंट्रीज है इसमें कई सारी, अराउंड 35 कंट्रीज हैं, और 35 सारी सारी डेवलप्ड नेशन है। जैसे आपका यूके हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, जापान हो गया, आपका रशिया हो गया। इस टाइप की जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो सारे इसके क्या है, मेंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था? देखो मकसद सिंपल सा ये था कि ये चाहते थे कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनका अगर एक ग्रुप बन जाएगा, तो अब देखो जब भी डेवलप्ड नेशन का ग्रुप बनेगा तो अल्टीमेटली वो बात विकास की करेंगे, और वो जो विकास की बात करेंगे वो विकास की बात करें जो उन्होंने खुद ने अपने अपने देशों के अंदर के, जिसके वजह से आज वो विकासशील देश बन चुके हैं। तो ऐसे में इसका फायदा बाकी कंट्रीज को भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस बात को देखते हुए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जन्म होता है, इसको बोलते हैं OECD। बट OECD का भी एक हिस्ट्री है। OECD से पहले भी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था OEEC, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन कॉर्पोरेशन। मैं आपको बताऊंगा अभी उसकी हिस्ट्री बारे में, पहले थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्व करती है इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। क्या क्या लिखा हुआ है? जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप, पुअर नेशन, लोअर इनकम ग्रुप, ये सब इंक्लूड नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज की क्या होती है, मेंबर होती है। अगर हम बात करें अभी रिसेंट टाइम में, अगर 2021 की बात करें, तो अभी हमारी OECD में जो है सिर्फ 35 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनके नाम भी लिखे हुए, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ के लेना, मैं पढ़वाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, स्विस रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, USA, चिली, इस्टोनिया, लैत्विया, स्लोकिया और स्लोवानिया। ये 35 कंट्रीज हैं जो अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज है, और इन्होंने मिलकर अपनी एक अलायंस बनाई है, अपना एक ग्रुप बनाया। तो सर एक बात बताओ, क्या स्टार्टिंग से इसका नाम OECD ही था? नहीं दोस्तों, OECD का नाम तो बाद में पड़ा जब इसमें अमेरिका और मैक्सिको दोनों कंट्रियां जुड़ गई। सर थोड़ी सी हिस्ट्री बताओगे? अरे बिल्कुल बताएंगे, चलो हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी OECD की? देखो सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो 1961 के अंदर बनाई गई थी, और जो 1961 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ना, उसका नाम OECD नहीं था, उसका नाम था OEEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका नाम था। ठीक है, अब इसको कब बनाया गया था मैं आपको बता दूं, 1948 के अंदर बनाया गया था। कहां बनाया था सर? अभी तो आप 1961 बोले थे। दोस्तों इसका नाम चेंज करके 1961 में क्या रख दिया था? OECD। बट इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? OEEC की 1948 के अंदर हुई थी। और इसको किसके प्लान के तहत बनाया गया था? मार्शल प्लान। सर अभी ना बहुत सारी चीजें क्लब अप हो गई, प्लीज थोड़ा समझा दो अच्छे से। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। देखो आप एक बात जानते हो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके अंदर कितनी सारी इकोनॉमी हमारी डिस्ट्रॉय हुई थी। अराउंड ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारा कहा जाता है 1912 से लेकर 1918 तक चला।
ये संभल भी नहीं पाए थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, आपको याद होगा, जो 1944-45 तक चला था, याद आ रहा है? ये सब बिल्कुल याद आ रहा है। तो पता है क्या होता है, जब 1944 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया था, उसके बाद पता है हमने वजह निकालने की कोशिश करी कि इसके पीछे का वजह क्या थी। तो उसमें ना सबने अमेरिका वालों को ब्लेम कर दिया कि अमेरिका ने जो है ये लड़ाई करवाई है और इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस टाइम पर क्या था, जो यूरोपियन कंट्रीज में जितनी नेशंस आती है ना, वो बहुत ज्यादा इससे जो है ग्रसित हो गई थी और बहुत ज्यादा पीछे चली गई थी बैकवर्ड में। तो अब अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अब अमेरिका तो उन दिनों पर अपने आप को सुपर नेशन बोलता था, क्योंकि देखो उस टाइम पर तो यूके जो यूनाइटेड किंगडम था और जो रशिया था, ये बोलते थे हम सुपर पावर है। उधर अमेरिका ने इनकी वो चीज छीन ली और कहा नहीं, सुपर पावर तुम नहीं बल्कि सुपर पावर हम है। तो जब अमेरिका ने अपनी सुपर पावर दिखाने की कोशिश की, तो अब भाई साहब जब बाप बनोगे तो बाप का फर्ज भी तो निभाओगे ना, अपने बेटे को पैसा दोगे नहीं दोगे, ये सब देना पड़ेगा। तो अब अमेरिका वालों के ऊपर प्रेशर आ गया। अब अमेरिका को बोला कि देखो ऐसा यूरोपियन कंट्रीज को अब हमें डेवलप करना है। अब डेवलप करने के लिए कैसे क्या किया जाए, तो अब आप जानते हो एक मार्शल थे, तो मार्शल ने एक प्लान बनाया था, इसको पॉपुलरली मार्शल्स प्लान बोलते हैं। मार्शल प्लान के मुताबिक ये था कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक अलायंस बनाई जाए। अलायंस का मतलब एक ग्रुप बनाया जाए जिसके अंदर सेलेक्टिव कंट्रीज होंगी और इसके लिए यूएसए क्या देगा, पैसा देगा। अब यूएसए जब पैसा देगा किसके लिए देगा, यूरोपियन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए देगा। तो अब अगर ये काम अमेरिका वालों के लिए दे दिया जाए कि अमेरिका वालों तुम ही पैसा लगाओ और तुम ही इस पर पैसा खर्च करो, तो हो सकता है धांधलेबाजी हो जाए। तो इसके लिए अमेरिका जो पैसा देगी वो एक ऑर्गेनाइजेशन को देगी और ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की डेवलपमेंट पर वो पैसा खर्च करेगी और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OEEC। यानी सर एक बात बताओ, अमेरिका वाले जो पैसा है वो इनको देंगे, हाँ, फिर ये पैसा यूरोप की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। आई होप आपका एक बेस बन गया, आपको समझ आ गया होगा कि इसका मेन काम क्या था। इसका मेन काम था अमेरिका से पैसा लेना और ये यूरोपियन कंट्रीज की डेवलपमेंट पर खर्च करना। तो पूरी निगरानी, पूरा ब्यौरा कौन देगा, OEEC देंगे। अब पता है क्या हुआ, जब इसमें स्टार्टिंग में किया गया था, वैसे मैं आपको बता दूं ये 5 जून 1947 को बनाया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसके जो सेक्रेटरी थे वो जॉर्जी मार्शल थे, ठीक है, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को किया और कहा था यूरोपियन की रिहैबिलिटेशन के लिए हम ये क्या बना रहे हैं, अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। अब क्या था कि OEC के अंदर ये बोला गया कि OEC एक ऐसा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा जिसने अपने जो मेन गोल्स है उनको अचीव कर लिया। अब पता है OEEC वाले क्या चाहते थे, ये चाहते थे हम अपने ग्रुप को और बढ़ाएं। तो उन्होंने मैक्सिको और यूएसए को इनविटेशन दिया कि जब आप पैसा लगा ही रहे हो तो आप मेंबरशिप भी ले लो, आप भी हमारे मेंबर बन जाओ, क्योंकि जब आप जैसी कंट्री हमारे यहाँ के मेंबर बनेगी तो इस OEC जो है इसमें एक बहुत ज्यादा क्रांति देखने के लिए मिलेगी। तो अमेरिका और जो हमारा मैक्सिको है, जब इसके अंदर एंटर करता है, अमेरिका और मैक्सिको जब इसमें एंट्री मारते हैं, तो सॉरी मैक्सिको बोल दिया मैंने, कनाडा और यूएस और कनाडा जब इसमें एंट्री मारते हैं तो इसका नाम OEEC से बदल के OECD रख दिया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट रख दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि 1960 में मेंबर स्टेट ने इनका एडमिशन किया, किसका, यूएस का और कनाडा का, और तब से इसकी जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ गई और इसको नाम चेंज करके OECD से क्या रख दिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट रख दिया। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ लोकेटेड है, पेरिस में। पेरिस कहाँ आता है, फ्रांस के अंदर आता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, तो ये पेरिस कहाँ आता है, फ्रांस के अंदर आता है। तो फ्रांस में लोकेटेड है OECD और इसका जो कुल बजट अगर हम देखें तो वो यूएस डॉलर में 363 मिलियन यूएस डॉलर का इनका बजट होता है कि इस पैसे को हम कहाँ खर्च करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज की डेवलपमेंट पर इनको खर्च करेंगे। अगर हम बात करें OECD में तो इनकी जो काउंसलिंग होती है वो सबसे मेन डिसीजन अथॉरिटी बॉडी होती है जो सारी की सारी मेन डिसीजन को यहाँ पर लेती है। इसमें कई टाइप की वेरियस जो पॉलिसीज हैं या जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर मेंबर स्टेट आते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज की डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना है। अगर हम इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब फ्रेंच क्यों जानते हो, क्योंकि पेरिस फ्रांस में है और फ्रांस में जब हेडक्वार्टर तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो तो ऑफिशियल लैंग्वेज बननी है। और इंग्लिश तो ऐसा है कि जैसे हर सब्जी में आलू का रोल होता है वैसे इंग्लिश हर जगह रोल होता है, ठीक है, हर जगह आपको इंग्लिश तो मिलेगी। अब हम बात करते हैं गोल OECD का कि ये किस पर्पज से खोले गए थे। वैसे मैं आपको पर्पज बता चुका हूँ बट घूम फिर के वही चीजें बोली जाएंगी। देखो द गोल क्या थे इनके, आर्टिकल 1 के अंदर डिसाइड किए गए थे और याद रखना पेरिस में 14 दिसंबर 1960 को बनाया गया था, ठीक है। इनका मेन काम क्या था,
टू अचीव द हाईएस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चाहते थे कि ये अपनी मेंबर कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करे, सबसे ज्यादा इकोनॉमी को ग्रोथ करे, और उससे भी बड़ी बात ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते थे। सोच के देखो, अगर ये सारी कंट्री आपस में अलायंस बना लेंगे, आपस में अपना ग्रुप बना लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप बनाने के बाद ऐसा तो नहीं एक दूसरे की आरती उतारेंगे, ये क्या करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। और जब ये व्यापार को बढ़ाएंगे तो इससे जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो रेट बढ़ेगा। इवन ये अपनी लेबर्स का भी मूवमेंटम करेंगे, एक जगह से दूसरे लेकर जाएंगे, तो अल्टीमेटली से एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नंबर टू, टू कंट्रीब्यूट साउंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर कंट्रीज। ये चाहती थी कि इकोनॉमिक का जो एक्सपेंशन है या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज में ही नहीं, अगर नॉन मेंबर नेशंस में भी अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली उनकी भी हेल्प करेंगे। तो ये मेंबर और नॉन मेंबर कंट्रीज की डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा यूज में आता था। नंबर थ्री, to contribute to the expansion of world trade on a multilateral non-discriminatory basis। ये क्या करते थे, ये वर्ल्ड ट्रेड में यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में, और अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव किया जा रहा है, एक मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्रीज के साथ कोई भेदभाव कर रही है व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, तो ये उन डिस्क्रिमिनेशन को क्या करती थी, अवॉइड करने की कोशिश करती थी और उससे दूर निकालने की कोशिश करती थी। लेट सपोज जैसे यूएसए और कनाडा इसके मेंबर है, अगर कनाडा कोई टाइप का टैक्स इंपोज कर दे इंटरनेशनल ट्रेड पे, तो यूएस वाले किसके पास जाएंगे, ओईसीडी के पास जाएंगे, और ओईसीडी उसको समझा के वो सारे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को रिमूव कर देगी। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है। दोस्तों डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, जैसे चाइना जो है, चाइना डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है, याद रखना। चाइना ये चाहती है उसकी पब्लिक को कोई राइट्स ना मिले, जो गवर्नमेंट चाहे उसी तरीके से काम हो। तो समझो ये चाइना वालों के बिल्कुल अगेंस्ट में बनाएगी, जिसके अंदर फ्री मार्केट होती है, यानी यहाँ पर जैसे हमारे देश लोकतांत्रिक सरकार है ना, वैसे ही वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही काम करते हैं। और ये अगेंस्ट होता है प्रोटेक्शनिज्म एंड प्रोटेक्शन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ग्लोब। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे गुड्स का मोमेंटम में कोई रोक आती है, कोई फ्री फ्लो में रोक आती है, तो इस टाइप के एग्रीमेंट करने से वो क्या करती है, आपको पूरी तरीके से रोकती है। यानी बेसिकली ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी मेंबर कंट्रीज में जो व्यापार है वो बना रहे। सर एक बात बताओ, ये व्यापार 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 आपने डब्ल्यूटीओ में भी हमें ये बताया, वो सॉरी आईएमएफ में भी ये बताया, आपने आईबीआरडी में बताया, अभी आगे आगे चल के अपना डब्ल्यूटीओ बताओगे उसमें भी ये पॉइंट बताओगे। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन गोल्स की तरह होती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, आप कहीं भी कुछ भी आ जाए, अगर आप भूल जाओ कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट तो हर जगह चेप सकते हो आप। मतलब ये कुछ ऐसी यूनिवर्सल पॉइंट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम या अदर गोल तो होता ही होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये सारे इसके क्या थे, गोल थे। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है। चलो मैं थोड़ी सी आपको बुक की भी झलक दे देता हूँ, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि हम बुक को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम बुक को नेगलेक्ट नहीं कर रहे, बट बुक में ना कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो सही से नहीं दे रखे। ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्होंने हेडिंग लिख दी, उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसके अलावा ये बच्चे लोग कहीं ना कहीं गूगल करके ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब देख रहे हो किस तरह से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो हमें रामायण सी लगने लगती है। जबकि एक अच्छी बुक की पहचान क्या होती है कि वो थोड़े पॉइंट के अंदर दे चीजें। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना चीजों को और सिंप्लीफाई कर देते। ऐसी रामकथा बनाने से बेहतर था कि पॉइंट में कर देते, थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन कर देते, तो ताकि बच्चों को देखने में ये नहीं लगती कि इकोनॉमिक्स टफ है। जबकि देखा जाए ना, सबसे इजी सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स ही है। तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, टफ सब्जेक्ट तो मुझसे पढ़ाई नहीं जाते वैसे भी। ठीक है, तो ओईसीडी, अच्छा एक बात बताओ, ओईसीडी जो यूरोपियन कंट्रीज की थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दिक्कतें आई थी उनको रिहेबिलिश करने की बात की गई थी, और ये मार्शन का प्लान था। देखो अब देखो कितने पैराग्राफ में देखे, पढ़ने में बनता, लेकिन क्योंकि अभी हमने नोट से पढ़े तो हमें कितना ईजी लग रहा है। तो दोस्तों इसको आप अपने लेवल पर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ भी बताने वाली चीज नहीं, मैं सही बताऊं, मैं सारी चीज आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। चलो एक बार मैं टॉपिक पे टिक कर लेता हूँ, तो ओईसीडी वाला भी चीज हमारी क्लियर हुई है। दोस्तों जानते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ इस बुक को पढ़ के काम चला लें, दोस्तों आपको करंट अफेयर करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के लिए आप हमारी हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हम डेली बेसिस पर 30 से 40 मिनट में हम हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। उसमें सारे के सारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं वहां पर डिस्कस कर लेता हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि दूसरा चैनल है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिस पर मैं नोट्स वगैरह भी अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी, और जो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर करंट अफेयर वाले नोट्स होते हैं वो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।